सीजन 1 सीक्रेट करोड़पति सीईओ। वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 1 एक अनदेखी शुरुआत। मुंबई की शाम वो होती है जो भागती है, थमती नहीं। हर चेहरा जल्दी में होता है, हर कदम किसी मंजिल की तरफ भागता है, पर आरव आज पहली बार कहीं नहीं जा रहा था। वो रुकना चाहता था। कपड़ों पर कोई ब्रांड का लेबल नहीं, आज उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। वो आरव मेहता था, इनोवस ग्लोबल का सीईओ। पर आज वो सिर्फ एक आम इंसान बनकर चला था। वो शहर का सबसे ताकतवर आदमी था, लेकिन खुद से हार चुका था। कई सालों से उसके पास सब कुछ था, शोहरत, पैसा, ताकत। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। कैफे कॉफी एंड क्राफ्ट्स, कॉलेज रोड के किनारे एक छोटा सा हल्के पीले रंग की दीवारों वाला कैफे, जहां खिड़की से हल्की हल्की धूप छनकर आती थी और भीतर बजते थे पुराने हिंदी गाने। कैफे की घंटी बजी। दरवाजे पर खड़ा था एक लंबा, सादा लेकिन गहराई लिए चेहरा, आरव। काउंटर से एक लड़की बाहर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर थकान और आंखों में ईमानदारी। उसका नाम था अनन्या चौहान। सफेद सिरटी सलवार कुर्ता पहने, माथे पर हल्का पसीना, लेकिन होठों पर थी वो मुस्कान जो सीधी दिल में उतरती थी। क्या लेंगे सर? उसने सामान्य सी आवाज में पूछा, लेकिन आरव को लगा जैसे दिल ने पहला सवाल किया हो। वो पहली बार किसी से इतना धीरे बोला। आपकी मुस्कान और एक ब्लैक कॉफी। अनन्या थोड़ी चौंकी, फिर हंसी। कॉफी तो मिल जाएगी, मुस्कान चार्जेबल नहीं होती। वो टेबल नंबर 5 पर बैठा। कंधों पर दिन की थकान थी, लेकिन दिल में एक नई हरकत। चारों ओर लोगों की बातें, वेटर की आवाजें, कॉफी मशीन की सीटी। पर आरव को सिर्फ वो दिख रही थी, अनन्या। जब उसने कॉफी लाकर टेबल पर रखी, तो उसने बिना देखे ही कहा, कितनी बार बोल चुके हैं, चीनी नहीं डालनी। अनन्या रुकी। आप तो पहली बार आए हैं। आरव मुस्कुराया। हो सकता है पहली बार आया हूं, पर शायद तुम्हें पहले से जानता हूं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल रुककर बोली, ये लाइन बहुत पुरानी है, पर दिल नया है, उसने कहा। वो दिन पहला था, लेकिन उस शाम ने बहुत कुछ बदल दिया। आरव ने पहली बार खुद को देखा, बिना लग्जरी के, बिना फेसलेस स्टाफ के, एक इंसान की तरह जिसे किसी की मुस्कान से फर्क पड़ता है। अनन्या ने पहली बार किसी ग्राहक से इतनी बातें की, क्योंकि उस आदमी की आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सुकून था। जब वो बाहर निकला, तो रात की हवा कुछ और ही महसूस हो रही थी। सड़कें वैसी ही थीं, लोग वैसे ही भाग रहे थे, पर आरव अब भाग नहीं रहा था। वो उस मुस्कान के लिए रुक गया था। कैफे की खिड़की से अनन्या ने उसे जाते हुए देखा। हल्के धुंधले शीशे में उसकी परछाई जैसे दूर जाती रही। उसने अनजाने में एक बार फिर मुस्कुराया, और शायद उस मुस्कान में भी एक कहानी छुपी थी। एपिसोड 2 झूठ जो दिल से निकला। मुंबई की सुबहें आमतौर पर तेज होती हैं, ट्रैफिक, हॉर्न, धुएं और भागते चेहरे। पर उस सुबह आरव की रफ्तार धीमी थी। रात में उसके मन में अनन्या की हंसी बार बार गूंजती रही थी, जैसे कोई पुरानी धुन जिसे आप भूल जाना चाहें लेकिन दिल भूलने नहीं देता। कैफे कॉफी एंड क्राफ्ट्स की दीवारों पर हल्के नीले रंग की पेंटिंग्स अब उसे जानी पहचानी सी लगने लगी थीं। खिड़की की चौखट पर बैठी वो बिल्ली जो पहले उसे अजीब लगी थी, अब दोस्त जैसी लगने लगी थी। और सबसे अहम, वो टेबल नंबर 5 जो अब उसकी इंतजार करती थी। उस दिन भी वो वही आया, बिना बॉडीगार्ड्स, बिना कोई लाव लश्कर। एक आम सा शर्ट, मामूली जीन्स और पैरों में कन्वर्स शूज। कोई नहीं जानता था कि इसी आदमी के एक साइन पर कई जिंदगियां बदलती हैं। गुड मॉर्निंग। अनन्या की आवाज उसके कानों में जैसे फूल खिलाती हो। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराकर कहा। आज भी ब्लैक कॉफी? नहीं, आज तुम्हारी सलाह चाहिए, आरव बोला। अनन्या की आंखों में शरारत थी। प्यार में तो नहीं पड़ गए? आरव ने उसकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया। वो एक पल में सब कुछ कह गया और कुछ भी नहीं कहा। पहली सच्चाई का झूठ। कॉफी की चुस्कियों के बीच उनकी बातें गहराने लगीं। अनन्या ने बताया कि वो एक आर्टिस्ट है, लेकिन फुल टाइम कैफे में काम करती है क्योंकि पेंटिंग से पेट नहीं भरता। तो तुम क्या करती हो असल में? उसने पूछ लिया। अनन्या ने हंसते हुए कहा, जितनी देर तुम यहाँ रहते हो उतनी देर में अपने सपनों को जिंदा रखती हूँ। अब बारी थी आरव की। उसने सोचा, क्या कहे? वो सीईओ है, करोड़ों की कंपनी का मालिक, या बस वही जो अनन्या को दिख रहा है? मैं कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ, छोटा मोटा काम। ये झूठ पहली बार उसके दिल से निकला था, और अजीब ये था कि उस झूठ में उसे सच्चाई मिली, पहली बार किसी से निस्वार्थ रूप से बात करने की आजादी। अनन्या ने बिना शक के कहा, तभी कहूं, तुम्हारे हाथों में हुनर है, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई पुराना दर्द है।
परिक्रमा करते दिल रिश्ते की पहली परत। अब वो हर दिन आता, कभी सुबह कभी शाम। अनन्या के ऑफ डेज में नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ कॉफी के लिए नहीं आता था, वो उसे देखने आया करता, उसकी बातों में खोने, उसकी आंखों में उतरने। अनन्या जो दुनिया से लड़ रही थी पर खुद से कभी नहीं भागी, और आरव जो सब कुछ पा चुका था पर अपने दिल से छिपता रहा। उनकी बातें अब किताबों तक पहुंचने लगी थीं। अनन्या पुराने उपन्यास पढ़ती और आरव उन पर अपनी राय देता। तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रेम केवल किताबों में होता है? नहीं, अनन्या बोली, प्रेम असल में होता है लेकिन असल लोग नहीं होते। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया, एक शाम की पेंटिंग। एक दिन कैफे बंद हो गया बारिश की वजह से। मेरे पास एक स्टूडियो है, अनन्या ने कहा। अगर तुम चाहो तो वहां कॉफी बना सकती हूँ। आरव कुछ पल चुप रहा। वो नहीं जानता था कि ये आम निमंत्रण उसके लिए सबसे खास होगा। स्टूडियो एक कमरे में था, खिड़की से बारिश गिर रही थी और कमरे में दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स थीं। हर रंग, हर स्ट्रोक में संघर्ष था। ये अधूरी क्यों है? आरव ने पूछा। क्योंकि कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसकी आंखें पूरा करने लायक हो, उसने कहा। और फिर उसकी ओर देखा। आरव की धड़कनें बढ़ गईं। वो पेंटिंग के पास गया, ब्रश उठाया और पूछा, अगर मैं जोड़ दूं तो? अनन्या कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखती रही। वो शाम, वो रंग, वो खामोशी, सब कुछ एक कहानी बन गया जो पन्नों में नहीं, दिलों में लिखी गई थी। जब वो रात को लौटा तो उसकी कंपनी के ऑफिस में उसे ढेरों मेल्स इंतजार कर रहे थे, बड़े बड़े क्लाइंट्स, निवेशक और मीटिंग्स की लिस्ट। पर उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, अनन्या। उसने लैपटॉप बंद किया, अपनी सीईओ वाली कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। बारिश अब थम चुकी थी लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। क्या वो झूठ ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, या उस झूठ की नींव पर एक सच्चा रिश्ता खड़ा होगा? एपिसोड 3, जब बारिशें भी बातें करने लगीं। बारिश की वो रात कुछ अलग थी। हवा में नमी नहीं, कोई इंतजार था। खिड़कियों से टपकती बूंदों में कोई नाम छुपा था, जैसे हर बूंद सिर्फ अनन्या की पुकार थी। आरव ऑफिस से सीधे निकला, लेकिन कंपनी के गेट के बाहर खड़ी उसकी चमचमाती मर्सिडीज आज भी वहीं थी जहां उसे छोड़ आया था। उसने उसकी चाबी जेब में रखी और पैदल निकल पड़ा, भीगी गलियों से, ठंडी हवा से टकराता हुआ, बस अनन्या की तरफ। अनन्या के स्टूडियो में वो दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और रफी साहब की आवाज। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। वो धीमे से खटखटाया। अंदर से वही आवाज आई, खुला है, आ जाओ। आरव ने दरवाजा खोला। अनन्या दीवार के पास बैठी थी, ब्रश हाथ में और आंखों में वही खोया सा भाव। तुम भीग गए हो, उसने कहा। बारिश की गलती नहीं, दिल की थी, आरव ने धीमे से कहा। उस रात दोनों ने कोई कॉफी नहीं पी, कोई किताब नहीं खोली, बस बातें की, टूटी, जुड़ी, बहकी और फिर ठहर गईं। आरव ने उसे अपनी एक अधूरी कविता सुनाई जो उसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी, तब जब उसे यकीन था कि किसी दिन कोई उसकी रूह समझेगा। अनन्या ने अपनी एक अधूरी पेंटिंग पूरी की, आरव की आंखें और उसमें छुपा राज। तुम बहुत कुछ छुपाते हो, उसने कहा। आरव ने नजरें झुका ली। कभी कभी सच्चाई कहने से डर लगता है। डरते वही हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, अनन्या ने जवाब दिया। रात गहराई, बिजली चमकी और थोड़ी देर बाद वो लम्हा आया। आरव ने उसका हाथ पकड़कर पहली बार कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लायक हूं या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा है। अनन्या चुप रही, फिर हल्के से बोली, कभी कभी झूठ भी सच्चा लगता है जब वो दिल से निकला हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा, वो जानती थी, शायद सब कुछ नहीं पर कुछ तो जरूर। मुंबई की हवाओं में अजीब सी गहराई थी, मौसम में नमी थी और अनन्या के मन में सवाल। वो जानती थी कि आरव कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखें सब कहती थीं, मगर जुबान चुप थी। हर दिन वो पास आता जा रहा था पर उसके बारे में अनजाना रह रहा था। अनन्या ने खुद से पूछा, क्या मैं उसके प्यार में हूं या बस उस अधूरी कहानी की तलाश में जो उसकी आंखों में बसी है। उस शाम कुछ अलग था। आरव पहली बार देर से आया। न उसके कपड़ों में वही पुरानी सादगी थी, न चेहरा वैसा शांत। कुछ तो था जो बदल गया था, और अनन्या की नजरें ये पकड़ चुकी थीं। तुम ठीक हो, उसने पूछा। आरव मुस्कुराया पर मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। थोड़ा थका हूं, शायद काम ज्यादा था। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। वो उसे देखती रही गहराई से। इतने दिनों की नजदीकियों के बाद आज वो एकदम अजनबी लग रहा था। मैग्नीफाइंग ग्लास, अनन्या की तलाश। उस रात अनन्या अकेली घर लौटी पर नींद नहीं आई। वो जानना चाहती थी कि आखिर आरव है कौन।
वो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला लड़का इतना संवेदनशील, इतना पढ़ा लिखा, इतना गहरा कैसे हो सकता है? उसकी बातें, उसका सोच, उसकी नज़ाकत कुछ भी आम नहीं था। अगले दिन कैफे में उसने अपना फोन उठाया और एक फैसला लिया। वो आरव के बारे में जानना चाहती थी, सच जानना। कई सारे कंप्यूटर रिपेयर वालों के नाम खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे वो एक दिन याद आया जब आरव ने गलती से अपना पर्स गिरा दिया था और उसने देखा था एक ब्लैक विजिटिंग कार्ड जिस पर सिल्वर रंग में कुछ उकेरा था। वो नाम उसे याद था, आरव रायचंद। उसने गूगल में नाम टाइप किया और जो खुला उसने उसकी सांसें रोक दी। आरव रायचंद, फाउंडर और सीईओ ऑफ रायचंद टेक ग्लोबल। तस्वीरें, इवेंट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू। हाथ में वही मुस्कान, आंखों में वही गहराई। पर अब वो एक झूठ नहीं था, वो एक करोड़पति था और उसने उससे छुपाया था। दिल टूटना, सच का सामना। अगली सुबह कैफे खुला पर अनन्या का चेहरा तना हुआ था। आरव हमेशा की तरह आया, मगर आज उसकी पसंदीदा कॉफी उसके आने से पहले ही मेज पर रखी गई थी, बिना मुस्कान, बिना हल्के सवाल के। आरव कुछ समझ नहीं पाया। अनन्या, सब ठीक है? उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज में वो नरमी नहीं थी जो हर रोज होती थी। तुम्हारा नाम क्या है, आरव? आरव चौंका। क्या मतलब? आरव रायचंद, रायचंद टेक ग्लोबल। क्या मैं सही हूँ? आरव कुछ नहीं बोला। उसकी सांसें थम गईं। वो चुप रहा। अनन्या की आंखें भर आईं। इतने दिन से तुम जो कुछ भी कह रहे थे वो सब झूठ था। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं अनन्या, मैंने तुमसे जो महसूस किया वो झूठ नहीं था। बस मेरी पहचान छुपाई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे दिल से चाहे। और तुमने ये तय कर लिया कि मैं उस दिल तक पहुंचने लायक हूं या नहीं, पर मैंने जो महसूस किया उस पर तुमने भरोसा नहीं किया। तूफान का असर। वो बात वहीं खत्म नहीं हुई। अनन्या ने कहा, मोहब्बत में जब सच्चाई नहीं होती तो वो मोहब्बत नहीं, धोखा होती है। आरव समझ गया, उसने उसे खो दिया है। और वो चुपचाप कैफे से निकल गया। पर उस दिन से सब बदल गया। आरव अब कैफे नहीं आया। अनन्या ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी आ गई थी जिसमें सिर्फ अधूरापन था। टूटने के बाद की तन्हाई। आरव ने खुद को ऑफिस में डुबो दिया। वो फिर से वही सीईओ बन गया जिसे लोग पहचानते थे। ग्लास ऑफिस, लाखों के डील्स, दुनिया की चमक, पर मन अंदर से वीरान। अनन्या अब स्टूडियो में ज्यादा वक्त बिताने लगी। हर पेंटिंग में अब एक अधूरी मुस्कान थी, एक अधूरी कहानी। उसकी कला और भी गहरी हो गई थी, जैसे दिल टूटने से उसकी आत्मा और खुल गई हो। ओपन बुक, मोहब्बत की चुप डायरी। एक दिन अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, पता नहीं क्यों, पर मुझे अब भी लगता है कि वो मुझे कभी भी मिल सकता है, किसी किताब के पन्नों में, किसी रंग के बीच, किसी खामोश दोपहर में। और अगर कभी वो आए तो शायद मैं उससे कुछ न कह पाऊं, बस देखती रहूं और वो समझ जाए। दूसरी ओर आरव ने अपने बोर्ड रूम की दीवार पर एक पेंटिंग लगवाई, अनन्या की बनाई। अधूरी आंखें और एक नीली पृष्ठभूमि। हर बार जब वो मीटिंग में होता उसकी आंखें अनन्या की आंखों से मिलती और मीटिंग के सारे शब्द फिजूल लगते। अंतिम दृश्य, एक आर्ट गैलरी में अनन्या की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। उसका नाम अब उभरने लगा था। स्टूडियो एक आर्ट हब बन गया था। लोग उसकी पेंटिंग्स खरीदने लगे थे। उसी प्रदर्शनी में दूर एक कोना था जहां एक चेहरा खड़ा था जिसे देखकर अनन्या की सांस थम गई। वो आरव था, पर आज उसके कपड़े सीईओ जैसे नहीं थे। न चमक थी, न रुतबा, सिर्फ आंखों में सच्चाई थी और हाथ में एक डायरी। वो उसके पास आया और कहा, इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं छुपाने को। ये मेरी जिंदगी है, तुम चाहे तो पढ़ सकती हो। अनन्या ने डायरी ली। वो उसकी जिंदगी की हर वो बात थी जो वो कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। हर पन्ना एक इजहार। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर झूठ बोलने की सजा ये हो कि मैं तुम्हें खो दूं तो मैं हर जन्म में सच्चा बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर इस एक बार तुम मुझे माफ कर दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खामोशी पढ़ लूंगा। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली कुछ नहीं, बस उसकी ओर देखा जैसे पहली बार देख रही हो और कहा, इस बार तुम अपनी पहचान नहीं, अपना दिल साथ लाए हो और मुझे वही चाहिए था। बारिश की बूंदों की तरह मोहब्बत भी गिरती है, धीरे, चुपचाप, मगर असर छोड़ जाती है। अनन्या और आरव के बीच जो चुप्पी थी वो अब एक नाजुक समझ में बदल रही थी। उनकी मुलाकात अब गहरी हो चुकी थी। न वो पहली सी शर्मिंदगी थी, न ही कोई गुस्सा। अब जो था वो था दो दिलों की सुलगती चाह, टूटे हुए शब्दों में बसी उम्मीद और एक अधूरी कहानी जो फिर से लिखी जा रही थी। चेरी ब्लॉसम, नए रिश्ते की शुरुआत।
गैलरी की उस शाम के बाद अनन्या ने पहली बार आरव की डायरी पढ़ी थी। हर शब्द में आरव की सच्चाई थी, उसका डर, उसका अकेलापन और उसका अनकहा प्यार। आरव अब बदल चुका था। अब वो सिर्फ सीईओ नहीं था, वो अनन्या के सामने सिर्फ एक इंसान था, टूटता, संभलता और फिर से जीने की कोशिश करता हुआ। उनकी मुलाकातें अब फिर से होने लगीं, लेकिन अब उनमें सच्चाई की बुनियाद थी। आरव उसे हर दिन अपने बचपन, अपने काम और अपने अकेलेपन की कहानियां सुनाता। अनन्या उसे ध्यान से सुनती, मुस्कुराती और कभी कभी बस उसका हाथ पकड़ लेती, जैसे कह रही हो, अब तुम अकेले नहीं हो। ब्रीफकेस सीईओ की दोहरी जिंदगी। पर बाहर की दुनिया में आरव अब भी सीईओ था। उसका नाम फिर से अखबारों में था। एक बड़ा मर्जर उसकी कंपनी के लिए आने वाला था और मीडिया की नज़र हर दिन उस पर थी। रायचंद ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स खुश नहीं थे कि आरव अब भी एक आर्टिस्ट लड़की के साथ वक्त बिता रहा है। सर, आपको छवि का ख्याल रखना होगा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी छवि को प्यार से डर है तो मुझे ऐसी छवि नहीं चाहिए। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया अनन्या की उड़ान। दूसरी ओर अनन्या की पेंटिंग्स अब विदेशों में भी नाम कमा रही थीं। उसे पेरिस के एक आर्ट शो में इनविटेशन मिला। आरव ने उसे खुद उस शो में भेजने की तैयारी की। तुम्हें जाना चाहिए अनन्या, दुनिया को तुम्हारा रंग चाहिए। अनन्या की आंखों में आंसू थे। और तुम्हें क्या चाहिए आरव? आरव मुस्कुरा दिया, मुझे बस वो लड़की चाहिए जो लौटकर मेरे पास आए, न रंग लेकर, न शोहरत, बस दिल लेकर। दिल टूटना तूफान फिर से आया। पेरिस जाने से एक दिन पहले एक न्यूज ब्रेक हुई। आरव रायचंद का रिश्ता एक आर्टिस्ट के साथ, कंपनी के शेयरों में गिरावट। बोर्ड ने आरव पर दबाव डाला, या तो तुम इस रिश्ते से अलग हो जाओ या सीईओ की कुर्सी छोड़ दो। आरव ने एक रात में फैसला किया। उसने अनन्या को कुछ नहीं बताया। उसे एयरपोर्ट छोड़ा और सिर्फ इतना कहा, तुम जाओ और जब लौटो तो शायद मैं वो ना रहूं जो आज हूं। एक महीने बाद अनन्या की प्रदर्शनी सफल रही। वो लौटी तो पहला कदम कैफे की ओर गया जहां आरव हर रोज आया करता था। वो नहीं था, न वहां, न उसके किसी ऑफिस में। रायचंद ग्रुप के नए सीईओ का नाम घोषित हो चुका था। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डायरेक्ट आरव के पुराने घर का पता खोजा जो अब वीरान था। सूर्यास्त, सच्चा प्यार लौटता है। एक शाम स्टूडियो में जब अनन्या एक नई पेंटिंग बना रही थी, दरवाजा खुला। आरव खड़ा था, साधारण कपड़े, कंधे पर बैग, पर आंखों में वही वादे। कहाँ थे तुम? अनन्या फफक पड़ी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। वो बनने गया था जो तुम्हारे लायक हो, ना सीईओ, ना करोड़पति, बस एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी हर अधूरी कहानी को पूरा कर सके। अंगूठी प्रस्ताव। आरव ने जेब से एक छोटा स्केच निकाला, पेरिस की एक गली, और उसमें अनन्या खड़ी और नीचे लिखा था, क्या तुम मेरी अधूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग बनोगी? अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया और दोनों की बाहों में समा गई। आरव अब सीईओ नहीं था, पर उसके पास एक जिंदगी थी जिसमें अनन्या थी। और अनन्या अब भी पेंट करती थी, पर अब वो रंग पूरे होते थे। एपिसोड 6, प्यार की अग्नि परीक्षा। कभी कभी सच्चा प्यार जीत जाता है, पर हर जीत के बाद परीक्षा जरूरी होती है। आरव और अनन्या ने अपनी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था। दुनिया की परवाह किए बिना उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। वो आरव अब सीईओ नहीं था और अनन्या भी एक कलाकार थी, पर दोनों साथ थे। आरव ने एक छोटा आर्ट कैफे खोला जहां अनन्या की पेंटिंग्स थीं और वहां आने वाले हर इंसान को बस शांति मिलती थी। वे दोनों हर सुबह साथ उठते, साथ कॉफी पीते और साथ दुनिया को देखने की कोशिश करते। कड़वी हकीकत की दस्तक, पर जिंदगी की सच्चाई परी कथा जैसी नहीं होती। एक दिन कैफे में दो अजनबी ग्राहक आए। वो मीडिया से थे, लेकिन खुद को छुपाकर आए थे। उन्होंने पेंटिंग्स की तारीफ की, आरव से हल्की फुल्की बात की और चले गए। 2 दिन बाद एक ब्रेकिंग न्यूज। एक्स सीईओ आरव रायचंद अब एक छोटे आर्ट कैफे में काम करता है, अपनी आर्टिस्ट प्रेमिका के साथ। क्या ये प्यार है या सिर्फ गिरावट? उनके रिश्ते का मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर मीम्स बने। बोर्ड मेंबर्स ने चैन की सांस ली, लेकिन रायचंद कंपनी के कुछ पुराने वफादार शेयरहोल्डर्स ने आरव को फिर से बुलाने की मांग की। ब्रीफकेस, पुरानी दुनिया की दस्तक। रायचंद ग्रुप ने आरव को ऑफर भेजा। हम चाहते हैं आप कंपनी में वापस आएं बतौर चेयरमैन, लेकिन शर्त है आपको फिर से वही बनना होगा जो आप थे। आरव 2 रात नहीं सो पाया। उसके सामने 2 जिंदगियां थीं। एक, वो सादा सच्चा जीवन जो उसने अनन्या के साथ चुना था। 2, वो पुरानी जिम्मेदारी जो अब उसे फिर से बुला रही थी। उसने अनन्या से कुछ नहीं कहा। अनन्या की उलझन।
अनन्या को आरव की बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने पूछा नहीं, लेकिन वो जानती थी कुछ बदल रहा है। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे, उसने कहा, अगर तुम्हें फिर से सीईओ बनना है तो बनो, लेकिन मुझे ये मत कहो कि तुम्हें सिर्फ मुझे चाहिए। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ साथ रहने में बंध जाए, बल्कि जो आज़ादी में भी साथ निभाए। आरव चुप था। वो जानता था अनन्या उसे रोकना नहीं चाहती, लेकिन वो भी जानता था अगर वो लौटा तो सब वैसा नहीं रहेगा। दिल टूटना पहली दरार। एक हफ्ते बाद आरव ने ऑफर स्वीकार कर लिया। उसने कैफे अनन्या के नाम कर दिया और उसे एक खत छोड़कर चला गया। मैं फिर से वही बनने जा रहा हूं, पर इस बार तुम्हारे लिए। तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर देखना है और खुद को तुम्हारे लायक बनाना है। लौटूंगा, वादा है। अनन्या ने खत पढ़ा और पहली बार रोई नहीं, बस आंखें बंद की और कहा, अगर वो लौटेगा तो उसे बताना होगा कि मैं इंतजार करती रही। हर सुबह, हर शाम। 6 महीने बाद रायचंद ग्रुप अब फिर से अपने शिखर पर था। आरव ने अपनी नई पहचान बनाई थी, लेकिन इस बार वो शोर में नहीं, सादगी में चमकता था। हर इंटरव्यू में वो सिर्फ एक नाम लेता, अनन्या। हर जवाब में उसकी झलक होती, पर वो उससे मिलने नहीं गया। शायद इसलिए कि वो अपनी परीक्षा में खुद को और वक्त देना चाहता था। अनन्या की खामोश पेंटिंग। अनन्या अब मशहूर आर्टिस्ट बन चुकी थी। एक नई प्रदर्शनी लगी, नाम था इन वेटिंग। हर पेंटिंग में एक चेहरा था, अधूरी आंखों वाला, एक उदास मुस्कान वाला। गैलरी में एक दिन एक खास मेहमान आया, आरव। उसने कोई प्रेस, कोई गार्ड्स नहीं लाए, बस खुद आया और एक पेंटिंग के सामने खड़ा रहा जिसमें उसका ही चेहरा था, अधूरी आंखों के साथ। इंद्रधनुष, प्यार की अग्नि परीक्षा। अनन्या ने उसे देखा। वो कुछ नहीं बोली। आरव धीरे से उसके पास आया। इस बार मैं तुम्हें कुछ देने नहीं आया, न माफी न वादा, बस खुद को लाया हूं फिर से, बिना रुतबा, बिना नकाब। अनन्या की आंखें भर आईं। वो उसकी आंखों में देख रही थी और सोच रही थी, क्या यही है प्यार की अग्नि परीक्षा? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसकी उंगलियां आरव की हथेली पर रख दी, जैसे कह रही हो, अब आग बुझ चुकी है, चलो जिंदगी की बारिश में भीगते हैं। कहते हैं प्यार तब असली होता है जब वो लौटकर आता है और पहले से ज्यादा सच्चा होता है। आरव और अनन्या अब फिर से साथ थे, पर इस बार किसी को कुछ साबित नहीं करना था, न दुनिया को न खुद को। बुक्स एपिसोड 7, 7 वचन, एक दिल। कुछ वादे शब्दों में नहीं बंधते, वो आंखों की नमी, हाथों की गर्मी और दिल की धड़कनों में निभाए जाते हैं। आरव और अनन्या की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां दो आत्माएं मिल चुकी थीं, पर अब समाज की आंखों से होकर गुजरना था। प्यार अब सिर्फ निजी नहीं था, अब ये दोनों की दुनिया बन चुका था। प्रेम पत्र प्रस्ताव। एक हफ्ते बाद जब गैलरी की भीड़ छंट चुकी थी, आरव ने अनन्या को एक पुराने मंदिर में बुलाया। सूरज ढल रहा था और मंदिर की सीढ़ियां अनन्या के पैरों के नीचे जैसे फूल बन चुकी थीं। आरव वहां खड़ा था, हाथ में एक स्केचबुक और एक छोटी सी अंगूठी। क्या तुम इस जिंदगी की 7 कस्में मेरे साथ निभाओगी, न शादी के पंडाल में, बल्कि हर सुबह की चाय, हर रात की खामोशी में? अनन्या ने बिना मुस्कुराए कहा, मैं हर कस्में निभा सकती हूँ, पर शर्त है, कोई रस्म मेरे प्यार से बड़ी नहीं होगी। आरव ने अंगूठी पहनाई और दोनों ने एक वादा किया, हमारी शादी समाज को नहीं, एक दूसरे की आत्मा को बताने के लिए होगी कि हम अब कभी अकेले नहीं होंगे। जश्न, शादी की तैयारी। शादी अब एक उत्सव नहीं थी, वो एक अभिव्यक्ति थी। किसी बड़े होटल में नहीं, बल्कि एक आर्ट गैलरी में तय हुई, जहां हर दीवार पर अनन्या की और आरव की कहानी थी, रंगों में, स्केच में और यादों में। शादी के लिए उन्होंने खुद 7 वचन बनाए। 1. साथ चलना जब रास्ता अंधेरा हो। 2. सच कहना जब झूठ आसान लगे। 3. एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करना जैसे अपने हो। 4. मौन को समझना जब शब्द कम पड़ जाएं। 5. समाज की नहीं, आत्मा की सुनना। 6. कमजोरियों को अपनाना, ताकत नहीं बनाना। 7. हर सुबह नए सिरे से प्यार करना जैसे पहली बार हो। टक्कर, समाज का विरोध। मीडिया को जब पता चला कि आरव बिना तामझाम, बिना फैमिली रस्मों के शादी कर रहा है तो फिर हंगामा मच गया। कौन सीईओ ऐसे शादी करता है? ये लड़की तो बस उसकी इमेज बिगाड़ रही है, ये शादी टिकेगी नहीं। आरव के कुछ करीबी रिश्तेदार आए और बोले, कम से कम रायचंद खानदान का नाम तो मत मिटाओ। एक मंदिर में शादी, ये मजाक है। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, नाम नहीं मिटा रहा, सिर्फ दिखावे का बोझ उतार रहा हूं। मुझे अब सिर्फ उस औरत की इज्जत चाहिए जिसने मुझे मेरी पहचान से पहले अपनाया। विवाह।
शादी के दिन गैलरी के अंदर रंगों की खुशबू थी। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, सिर्फ वो लोग थे जिनसे दिल जुड़ता है, कुछ दोस्त, कुछ आर्टिस्ट, कुछ पुराने स्टूडेंट्स और दो इंसान जो अब एक हो रहे थे। आरव ने सफेद कुर्ता पहना, अनन्या ने साधारण लाल साड़ी। कोई जेवर नहीं, बस उसकी आंखों की चमक थी। फेरे नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दी जिसमें दोनों एक नाव में बैठे थे और चारों ओर चांदनी फैली थी। ये उनकी शादी थी, नाच गाना नहीं, बस रूहों का मिलन। घर नवजीवन। शादी के बाद दोनों ने शहर के बाहर एक छोटा घर लिया। उसमें कोई नौकर नहीं, कोई शानो-शौकत नहीं। आरव अब भी कंपनी का चेयरमैन था, पर घर में वो सिर्फ अनन्या का आरव था। सुबह दोनों चाय पीते, रेडियो पर पुराने गाने सुनते और रात को छत पर लेटकर सितारों को गिनते। उनकी दुनिया अब दिखावे की नहीं, एहसासों की थी। डाउनवर्ड ट्रेंड, एक नई परीक्षा। शादी के कुछ महीने बाद रायचंद रूप को बड़ा झटका लगा। एक बोर्ड मेंबर ने गबन कर लिया और सारी उंगलियां फिर से आरव पर उठीं। आपने कंपनी में बहुत छूट दे दी, कहा गया। मीडिया फिर पीछे पड़ गई। क्या ये सब शादी के बाद हुआ? आरव को एक बार फिर अपने रिश्ते को बचाने और कंपनी को साफ करने के बीच जूझना पड़ा। दिल टूटना, अंतर की दरार। आरव देर रात तक काम में डूबा रहता, अनन्या अकेली महसूस करने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। क्या मैं फिर से एक सीईओ की पत्नी बन गई हूं? क्या मेरी जगह फिर से काम ने ले ली? एक रात उसने कहा, मैंने तुमसे साथ मांगा था, साया नहीं। अगर ये वही कहानी है तो मुझे अकेले ही रंग भरने दो। फिर से एक वादा। आरव ने उस रात कंपनी को एक मेल लिखा। मैं पद छोड़ता हूं, मेरी जिम्मेदारी अब वो स्त्री है जिसने मुझे सब कुछ छोड़कर अपनाया। मैं फिर से सीईओ बन सकता हूं, पर अगर वो रिश्ता गया तो मैं खुद को कभी नहीं पा सकूंगा। वो लौटा। उस रात जब अनन्या अपना बैग पैक कर रही थी, आरव ने दरवाजा खोला और कहा, मैंने फिर से चुन लिया है तुम्हें। क्या तुम अब भी मेरी दुनिया बनोगी? अनन्या ने धीरे से कहा, अब तो तुम्हारे बिना मेरी पेंटिंग्स अभी अधूरी लगती हैं। एक नई गैलरी खुली, नाम था सतरंगी वचन। उसमें हर रंग के साथ एक वादा था और हर तस्वीर में आरव और अनन्या की कहानी। अब वो दो नहीं थे, एक दिल बन चुके थे। और उनकी शादी, वो हर दिन फिर से होती थी, एक नई बात के साथ, एक नए एहसास के साथ। एपिसोड 8, परछाइयों की दस्तक। सन्नाटा टूटा। शहर के कोने में स्थित अनन्या की आर्ट गैलरी उस दिन सुबह की पहली रोशनी से चमक रही थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में रंगों की चमक और भावनाओं की गहराई दोनों झलक रही थी। पर अनन्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो अपनी नई पेंटिंग पर काम कर रही थी। कैनवास पर एक लड़की की तस्वीर उभर रही थी, जिसके चेहरे पर खुशी की बजाय गुमसुम सी उदासी थी। हर स्ट्रोक के साथ अनन्या के दिल में उठ रहे सवालों को छुपाना मुश्किल हो रहा था। आरव का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। वह जानती थी आरव अभी ऑफिस में किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा होगा। लेकिन आज अनन्या को अकेले रहना था, अकेले अपने जज्बातों के साथ। थोड़ी देर बाद अचानक गैलरी का दरवाजा धीरे से खुला। वो आवाज सुनकर अनन्या की सांसें थम गईं। वह पल भर के लिए खुद को जमा नहीं पाए। कौन है? उसने धीरे से पूछा। दरवाजा और खुला और सामने खड़ा था समीर। समीर, जिसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, वही शख्स जिसकी वजह से आरव और अनन्या की जिंदगी उलझन में फंसी थी। उसकी आंखों में एक कड़वाहट थी, पर साथ ही एक अजीब सी मजबूरी भी। अनन्या, उसने आवाज धीमी कर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव के बारे में। अनन्या ने नजरें जमाईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आप यहाँ कैसे? समीर ने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाया, समय आ गया है कि सच सामने आए। ये सब जो हो रहा है उसमें तुम्हें भी हिस्सा बनना होगा। बीती यादों का जाल। समीर का नाम सुनते ही आरव के मन में कई पुरानी यादें जाग उठीं। कैसे वे दोनों साथ में कंपनी के लिए दिन रात काम करते थे, कैसे दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी से बड़ी मुश्किलें पार की थीं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, उनके बीच झगड़े भी बढ़ते गए। समीर की लालच और गलत फैसलों ने आरव का विश्वास तोड़ दिया था। आरव ने अपने सारे सपने, अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया और अनन्या के साथ नई जिंदगी शुरू की। पर समीर ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। अब वह वापस आकर आरव की जिंदगी में भूचाल लाने वाला था। आरव और अनन्या की बहस। आरव ने जब समीर की वापसी की खबर सुनी तो उसका दिल घबराया। उसने अनन्या को सब बताया। समीर अब खतरा बन गया है, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। वह कंपनी को और मुझे खत्म करना चाहता है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन तुम अब वही आदमी नहीं जो पहले था। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया।
आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगर मैं पीछे हटूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे साथ हर लड़ाई में। मीडिया का नया हमला। समीर की वापसी की खबरें धीरे धीरे मीडिया में आने लगीं। लोग आरव की आलोचना करने लगे। सीईओ जो कंपनी छोड़कर भाग गया, क्या आरव अब फिर से अपने पुराने दिनों में लौट रहा है? अनन्या ने हर खबर को पढ़ा और हर बार उसकी आंखों में एक सवाल उठता, क्या हम इस बार भी टिक पाएंगे? आरव का फैसला। आरव ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि अब कंपनी और अनन्या दोनों के लिए ही लड़ना होगा। मैं अब भाग नहीं सकता, उसने कहा। समीर की परछाई से लड़ना होगा, अपने प्यार और अपनी जिम्मेदारी दोनों के लिए। पहला कदम। आरव ने अपनी टीम को बुलाया। मीटिंग रूम में उसने साफ कहा, समीर कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहा है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। टीम में भी कुछ लोग संदेह कर रहे थे, पर आरव का आत्मविश्वास सभी को हिम्मत दे रहा था। अनन्या का संघर्ष। शाम को अनन्या अकेली छत पर बैठी थी। उसने खुद से कहा, मैं इस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ सकती। उसने अपने दिल की आवाज सुनी, वह आरव के साथ हर परिस्थिति का सामना करेगी। आने वाले संघर्ष की आहट। आरव और अनन्या दोनों जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की आग जल रही थी। आरव और अनन्या ने जैसे ही समीर की वापसी का सच जाना, उनकी जिंदगी में एक अजीब सा तनाव घर करने लगा था। समीर सिर्फ पुराना दोस्त नहीं था, बल्कि अब वह उनके लिए एक बड़ा खतरा भी था। समीर ने कंपनी के अंदर जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसने आरव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए मीडिया में झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी थीं। आरव की टीम में भी कुछ लोग, जो समीर के प्रभाव में आ गए थे, धीरे धीरे उसकी चालों का हिस्सा बन गए। मीडिया का हमला। हर अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही थी, कंपनी के सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप, समीर की ओर से आरव पर साजिश। अनन्या ने जब ये देखा तो वह टूट सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यार को कैसे संभाले। पर आरव ने उसे हिम्मत दी, जो भी हो, मैं सच का सामना कर सकता हूं, और तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आरव और अनन्या की मजबूती। इस दौर में दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उन्होंने एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू किया। अनन्या ने अपने आर्ट के माध्यम से लोगों तक प्यार और विश्वास का संदेश पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने मीडिया को भी जवाब दिया कि सच क्या है। आरव ने अपनी कंपनी के अंदर सुधार किए और झूठी खबरों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू की। दोस्ती का तोड़ना। समीर ने अपने पुराने गठजोड़ों को सक्रिय किया। उसने कंपनी के कुछ सदस्यों को खरीदना शुरू कर दिया ताकि वह आरव को कंपनी से बाहर कर सके। पर आरव का एटीट्यूड अब अलग था। वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा था और अब ज्यादा सावधान था। अनन्या का नया कदम। अनन्या ने अपने कला संगोष्ठी में एक बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की, जिसका नाम था सच्चाई की परछायां। इसमें उसने अपनी जिंदगी की कहानियां और आरव के संघर्ष को दर्शाया। ये प्रदर्शनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने अनन्या के काम को सराहा और आरव के पक्ष में आवाज उठाई। संकट का नया मोड़। पर समीर ने हार नहीं मानी। उसने आरव के सबसे करीबी साथी की ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश की। एक दिन अचानक आरव को पता चला कि उसकी कंपनी के एक बड़े डीलर ने उसके खिलाफ साजिश रची है। आरव का फैसला। आरव ने फैसला किया कि अब वह न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अनन्या के लिए भी लड़ना होगा। उसने कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी कंपनी भी बचाऊंगा और अपने प्यार को भी। अनन्या का विश्वास। अनन्या ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं। हम जीतेंगे। उनकी आंखों में प्यार की चमक थी, जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती थी। अगले कदम की तैयारी। आरव और अनन्या ने मिलकर एक नई योजना बनाई। अब वे समीर के जाल को समझदारी से तोड़ेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि उनके प्यार की थी। आरव और अनन्या ने मिलकर एक गहरी सोच के साथ समीर की चालों का जवाब देने की योजना बनाई। आरव ने अपनी कंपनी के कुछ भरोसेमंद सदस्यों को चुना, जो बिना डर के समीर की साजिशों का पर्दाफाश कर सकें। समीर ने कंपनी के अंदर जो जाल बिछाया है, उसे हमें समझदारी से तोड़ना होगा, आरव ने कहा। अनन्या ने भी अपनी तरफ से मदद की। उसने मीडिया से संपर्क साधा और अपने आर्ट प्रदर्शनी के जरिए लोगों के दिलों में विश्वास जगाया। मीडिया से मुकाबला। समीर के झूठे आरोपों के बीच अनन्या का एक इंटरव्यू आया, जिसने सबका दिल जीत लिया। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसने कहा। मेरा विश्वास आरव पर अडिग है। हम दोनों मिलकर हर लड़ाई लड़ेंगे। इस इंटरव्यू ने मीडिया का रुख बदल दिया और लोगों ने आरव की सच्चाई समझनी शुरू की। कंपनी के अंदर साजिश का खुलासा।
आरव की टीम ने गुप्त तरीकों से सबूत इकट्ठा किए। उन सबूतों में पाया गया कि समीर ने कंपनी के खातों में गड़बड़ी की थी और कई अनुचित सौदों में शामिल था। आरव ने फैसला किया कि अब समय आ गया है, उसे समीर का पर्दाफाश करना होगा। दोनों के बीच सामना। एक बड़ी मीटिंग में, जहां कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे, आरव ने अपने सबूतों के साथ समीर का सामना किया। समीर, तुमने कंपनी को धोखा दिया है, आरव ने ठोस आवाज में कहा। यहाँ सबूत हैं जो इसे साबित करते हैं। समीर के चेहरे पर नफरत और हार दोनों की झलक थी। वह जानता था कि अब उसकी चालें खत्म हो गई हैं। अनन्या की खुशी। जब समीर कंपनी से बाहर निकाला गया तो अनन्या ने आरव को गले लगाकर कहा, तुमने सचमुच साबित कर दिया कि प्यार और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। तुम मेरी ताकत हो। समाज की स्वीकृति। समीर के झूठों के खत्म होने के बाद मीडिया ने आरव की तारीफ की। उनकी सच्चाई और संघर्ष ने सभी का दिल जीत लिया था। अभी भी राह लंबी है, पर आरव और अनन्या जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ एक अध्याय था। अभी भी कई चुनौतियां सामने थीं, लेकिन अब उनके दिलों में एक नई उम्मीद और हिम्मत थी। साथ में हर मुश्किल आसान थी। समीर के जाने के बाद सब कुछ जैसे थमसा गया था। कंपनी की जंग जीत ली गई थी, लेकिन जो युद्ध दिलों में था वह अभी बाकी था। आरव और अनन्या अब एक नई राह पर थे, सच की राह पर, जहां प्यार, विश्वास और आत्मबल उनकी असली दौलत बन चुके थे। पर इस नई शांति के पीछे एक और तूफान दबा बैठा था, एक ऐसा तूफान जो आरव के अतीत से फिर लौटकर उनके वर्तमान को हिला देने वाला था। अतीत की परछाई। एक शाम जब आरव अपनी स्टडी में बैठा था, उसकी निगाह पुराने फोटोग्राफ एल्बम पर पड़ी। वो तस्वीरें जो उसके और समीर की दोस्ती की निशानी थीं। एक तस्वीर में वह, समीर और एक तीसरा शख्स खड़े थे, विवेक। विवेक, जिसे सबने भूल ही गया था। आरव की आंखों में सन्नाटा उतर आया। अनन्या कमरे में दाखिल हुई तो उसे आरव की आंखों में अजीब सा खालीपन दिखा। क्या हुआ आरव? अनन्या ने धीरे से पूछा। विवेक, वो भी तो हमारा हिस्सा था, आरव ने कहा। कौन विवेक? अनन्या ने चौंकते हुए पूछा। वो तीसरा पार्टनर। जब हम तीनों ने रायचंद ग्रुप शुरू किया था, वो हमारा टेक्निकल हेड था, पर एक दिन अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ नहीं पता चला। अब सोचता हूं तो लगता है शायद समीर अकेला नहीं था। नया शंकालु संदेश। अगली सुबह अनन्या को एक अज्ञात नंबर से ईमेल आया। विषय पंक्ति थी, अगर आरव से सच्चा प्यार है तो ये सच जान लो। उस मेल में एक पुराना डॉक्यूमेंट अटैच था, रायचंद ग्रुप के एक पुराने समझौते की कॉपी, जिस पर तीसरे पार्टनर का नाम था विवेक कपूर। साथ में लिखा था, जो तुम समझ रही हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। अनन्या का दिल कांप गया। क्या आरव ने कुछ छुपाया था? क्या वो आज भी कुछ नहीं कह रहा? रिश्तों की जांच। रात को जब आरव काम से लौटा, अनन्या चुप थी। सब ठीक है? आरव ने पूछा। तुमने कभी विवेक के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? अनन्या का सवाल आरव को चौंका गया। आरव ने लंबी सांस ली, फिर जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे भूलना चाहता था। वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरा भाई जैसा था। पर उसने हम सबको धोखा दिया। और समीर, उसने भी तो धोखा दिया। लेकिन तुमने उससे मुकाबला किया। विवेक से क्यों भागे? आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी थी। क्योंकि वो मेरी हार थी। मैं उससे लड़ नहीं सका। विवेक की वापसी। 3 दिन बाद एक नई खबर मीडिया में फैली, विवेक कपूर की वापसी। क्या रायचंद ग्रुप में फिर होगा बदलाव? आरव ने टीवी देखा और स्क्रीन पर वही चेहरा था। वर्षों बाद विवेक मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में एक रहस्य था। अब ये क्या नई मुसीबत है? अनन्या ने पूछा। शायद समीर की कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, आरव ने कहा। वो असली खेल अब शुरू हुआ है। प्यार की दरार या इम्तिहान? विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं फिर से अपने हिस्से का अधिकार लेने आया हूं। और मैं जानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आज आरव नहीं, अनन्या रायचंद है। अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। उसके खिलाफ क्यों? रात को आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये सब मैं संभालूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। क्या तुम मुझसे कुछ और छुपा रहे हो आरव? अनन्या की आवाज कांप रही थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, अब नहीं। अपने जवाब खुद खोजने के लिए अनन्या ने विवेक से मिलने का फैसला किया। वह अकेली एक पुराने ऑफिस में गई, जहां विवेक ने उससे मिलने का समय तय किया था। वहां पहुंचने पर विवेक उसे देखकर मुस्कुराया। तुम आरव की कमजोरी हो, और अब मेरी ताकत बनने वाली हो। मैं किसी की भी चीज नहीं, अनन्या ने ठोस स्वर में कहा। सच जानने आई हूं। विवेक ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये वो है जो आरव ने तुमसे कभी नहीं कहा। घर लौटकर अनन्या ने वह फाइल खोली।
उसमें कुछ ऐसे लीगल दस्तावेज थे जिनमें आरव ने विवेक को कंपनी से निकालने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया था, और एक पर्सनल लेटर जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि ये दोस्ती का अंत है, पर कंपनी बचानी होगी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। क्या आरव ने अपनी दोस्ती कुर्बान की थी सच्चाई के लिए, या फिर अपने अहंकार के लिए? टकराव की रात को अनन्या और आरव आमने सामने थे। ये लेटर, ये फैसला, क्यों? अनन्या ने पूछा। आरव ने कहा, क्योंकि उस वक्त मैं खुद को खो बैठा था। मैं सही था, पर तरीका गलत था, और उस गलती की सजा आज तक मिल रही है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। तब अब वक्त है उस गलती को ठीक करने का। नई सुबह की शुरुआत। अगली सुबह आरव ने मीडिया को बुलाया। उसने सबके सामने स्वीकार किया, हाँ, मैंने अतीत में गलतियां की, लेकिन अब मैं सच्चाई के साथ चलूंगा, और मैं अपने दोनों पुराने साथियों से एक आखिरी बार बात करना चाहता हूं, दोस्ती के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। विवेक और समीर दोनों मौजूद थे। एक टेबल, 3 कुर्सियां और 3 कहानियां। पर अब फैसला सिर्फ बिजनेस का नहीं था, ये इंसानियत का इम्तिहान था। अनन्या बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आरव उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता हम जीतेंगे या नहीं, उसने कहा। मुझे पता है, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हम अब अकेले नहीं हैं। एपिसोड 10, सच्चाई का अंतिम इम्तिहान। प्रस्तावना। 3 दोस्त, 1 कहानी, 2 विश्वासघात। अब सब कुछ खुलने वाला था। आरव, समीर और विवेक तीनों एक टेबल पर आमने सामने थे। उनके बीच बैठी थी अनन्या, एक औरत जो न तो सिर्फ प्रेमिका थी और न ही सिर्फ जीवनसाथी, वह अब इस कहानी की आत्मा थी। टकराव की टेबल। आरव, शांत लेकिन स्थिर। समीर, अब भी आक्रोश से भरा। विवेक, मुस्कुराता हुआ पर उसकी आंखों में अनसुलझी गहराइयां। इस टेबल पर अब कोई बॉस नहीं, कोई मातहत नहीं। सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने एक सपना देखा था, और एक औरत जो आज उस सपने की गवाह है, अनन्या ने कहा। आरव ने सीधे विवेक की ओर देखा। तुम क्यों लौटे? विवेक ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे अब माफी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। समीर ने चिढ़ते हुए कहा, इंसाफ या फिर हिसाब बराबर? पुरानी फाइलें, नई साजिशें। विवेक ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें दर्ज था कंपनी की शुरुआत से लेकर उस दिन तक का हर लेन देन, हर फैसला। उसमें एक ऐसा पन्ना भी था जहां दिखाया गया था कि समीर ने कंपनी के कुछ हिस्से को गुपचुप तरीके से ट्रांसफर किया था, एक फर्जी कंपनी को जो विवेक के नाम पर थी। आरव चौंक गया। तो तुम गायब नहीं हुए थे, तुम्हें गायब कर दिया गया था। विवेक ने चुपचाप सिर हिलाया। समीर का गिरना। अनन्या ने कागजों को सबके सामने रखा। अब सच्चाई सबके सामने थी। समीर का चेहरा उतर गया। मैंने जो किया वो तुम्हारी वजह से था आरव। तुमने कभी मुझे बराबरी नहीं दी। तुमने हमेशा मुझे छोटा समझा। आरव ने धीरे से कहा, कभी खुद को बड़ा साबित करने के लिए किसी को छोटा मत बनाओ समीर। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार रही। न्याय का रास्ता। विवेक ने कहा, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा अगर तुम दोनों मिलकर इसे ठीक करने का रास्ता अपनाओ। ये कंपनी अब भी हम तीनों की है, लेकिन अब इसे चलाएगी ईमानदारी और विश्वास। अनन्या मुस्कुरा उठी। क्या वाकई ये मुमकिन है? आरव ने उसकी ओर देखा। अगर तुम साथ हो तो सब मुमकिन है। प्यार की कसौटी। शाम को जब सब निपट गया, अनन्या और आरव अकेले बैठे थे। चाय की प्याली उनके बीच में थी। तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला आरव, पर तुमने सब कुछ नहीं बताया, अनन्या ने कहा। मैंने अपने डर तुमसे छुपाए, न कि अपनी सच्चाई। पर अब सब तुम्हारे सामने है। फिर भी क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। साथ नहीं आरव, अब हम दोनों एक हैं। कंपनी का पुनर्जन्म। तीनों ने रायचंद ग्रुप को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अब बोर्ड मेंबर्स, कर्मचारियों और पब्लिक के बीच एक नया ट्रस्ट बिल्ड हुआ। समीर ने माफी मांगी और उसे बोर्ड मेंबर की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सीईओ का पद आरव ने त्याग दिया। अब कंपनी को चलाएगा एक काउंसिल जिसमें हम तीनों बराबर के सदस्य होंगे, आरव ने ऐलान किया। अनन्या की नई उड़ान। अनन्या ने एक फाउंडेशन की शुरुआत की, आर्ट एंड ट्रुथ, जहां वह आर्ट के जरिए युवाओं को सशक्त बनाती। उसकी पहचान अब सिर्फ एक सीईओ की प्रेमिका या पत्नी की नहीं थी, वह अब खुद एक प्रेरणा बन चुकी थी। आखिरी सीन, अधूरी शाम का पूरा इकरार। एक वही छत, वही चाय, वही पुरानी लकड़ी की कुर्सियां। आरव ने अनन्या को एक छोटा सा बॉक्स दिया। अंदर एक सिंपल सा रिंग था, मोती के नग वाला। जब मैं गरीब था, यही खरीद सका था। अब सब कुछ है, पर तब का सच अब भी सबसे प्यारा है। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब सब कुछ पूरा है आरव। चलो एक अधूरी शाम को अब मुकम्मल कर दे।
अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दो। इसका सीजन 2 देखना हो तो कमेंट करें।